जय श्री कृष्णा दोस्तों। रचना माँ से माफ़ी मांगो। मैंने कहा माफ़ी मांगो। रमेश जोर से चिल्लाया तो रचना सहम गई। बड़ी हिम्मत करके बोली, आप बात तो पूरी जान लो। नहीं जानना कुछ भी, बस मेरे लिए मेरी माँ ही सही है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू सुने बिना ही फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। घर के बड़ों से माफ़ी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। इतने तो संस्कार दिए होंगे माँ बाप ने। सॉरी बोल रचना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके लिए आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले 1 साल में यह सब अनगिनत बार हो चुका था। बिना गलती के वह माफ़ी मांग मांग कर परेशान हो चुकी थी। देख ले रमेश, माफ़ी ऐसे मांग रही है जैसे कोई एहसान कर रही हो। जरा जरा सी बात पर मुंह खुलता है इसका। एक हम थे जो सास के सामने मुंह पर ताला लगाए रखते थे। यह आजकल की लड़कियां भी ना ज़्यादा बोलती है, इसलिए घर नहीं बसते। घर चलाने के लिए औरत का चुप रहना बहुत ज़रूरी है, वरना घर में रोज महाभारत होती है। कमलेश जी अनवरत ही बोले जा रही थी। माँ, आप आराम करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रचना से मैं बात करता हूँ। इतना बोल रमेश कमरे में चला गया। रचना अभी भी कमरे में रोए जा रही थी। आंखों के सामने अपनी गृहस्थी उसे उजड़ती हुई नजर आ रही थी। रमेश उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है माँ के सामने मुंह बंद रखा करो, क्योंकि हर बात में बहसबाजी करना अच्छी बात नहीं। आज मूड अच्छा था, तुम्हारे लिए चॉकलेट और फूल लाया था, लेकिन घर में घुसा तो घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया। सारा मूड खराब हो गया। इतना बोल रमेश फूल और चॉकलेट रचना की तरफ बढ़ा देता है। रचना ने लेने से इनकार करते हुए कहा, रमेश, आपको कैसे पता मैं बहसबाजी कर रही थी? आप तो अब भी आए, और जब आए तब माँ बहसबाजी कर रही थी, ना कि मैं। लेकिन आपने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की और सीधा मुझ पर चिल्लाना चालू कर दिया। वह हर दिन ऐसे ही करती है। मीन मेक निकालना, बात बात पर झगड़ा करना उनकी आदतों में शामिल है। हर बार मैं कसूरवार कैसे हो जाती हूँ। आप कभी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसा कब तक चलेगा? देखो रचना, पिताजी के बाद माँ ने अकेले ही मुझे और दीदी को पाला पोसा है। माँ की आधी जिंदगी तो दादी ने लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दी। जब वह दुनिया से चली गई, उसके बाद माँ को थोड़ी राहत मिली ही थी कि पिताजी अचानक चले गए। पिताजी की पेंशन में जैसे तैसे गुजारा करके हमें बड़ा किया है। अब बताओ, उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तुम समझती क्यों नहीं? नहीं समझती मैं, क्योंकि समझने की ज़रूरत आपकी माँ की है। आपने कहा मुंह बंद करके काम करो, लेकिन अगर सामने वाला ही आपसे भिड़ना चाहे तो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो फिर यह तो रिश्ते हैं, एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं? माना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो अपना सब आपके लिए छोड़कर आई हूँ। माँ को अच्छा फील करवाने के लिए बीवी को जब चाहे नीचा दिखाना कहाँ तक ठीक है? बंद कमरे में आपके मुंह से फूल जड़ते हैं, लेकिन माँ के सामने एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, बीवी को कितना भी बुरा लगे। अपमान के घूंट अब और नहीं पी सकती मैं। बंद कमरे में कभी फूल लाते हो, कभी चॉकलेट, तो फिर नहीं चाहिए यह सब सामान जो मुझे इस घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए। बस वही चाहिए, और वो तब मिलेगा जब आप मेरे लिए कुछ बोलोगे। बस मेरे लिए भी बोलना सीखो,
वरना मैं हमेशा बिना कसूर के माफ़ी मांगती रह जाऊंगी। इतना बोलकर रचना मुँह फेर बेड पर लेट गई। इधर रमेश असमंजस में था कि क्या करे। माँ को कुछ कह नहीं सकता और हर बार रचना को समझा समझा कर भी थक गया था। माँ को दुखी करना नहीं चाहता था और बार बार बीवी को बिना गलती खरी खोटी सुना सुना कर भी परेशान हो चुका था। माँ को खुश करने के चक्कर में बीवी को एक दो बार नहीं कई बार रुला चुका था। हर दूसरे दिन बीवी और माँ के बीच झगड़ा होता और उसमें रमेश पिसा जा रहा था। परेशान होकर रमेश कमरे से बाहर निकला तो कमलेश जी बोली, बेटा मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई है, मेरे लिए दवाई ला दे। तेरी बीबी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको बुरी लगेगी। नहीं बेटा बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। जो कहना है साफ साफ कह। माँ क्या दादी बिना वजह आपको परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या चलता था बुढ़िया के दिमाग में, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। कितना भी कर लो उसके लिए, कभी खुश नहीं होती थी। मेरी आधी जिंदगी तो उसी ने खराब कर दी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तेरी दादी की वजह से थे। ऊपर से तेरे पिताजी हमेशा तेरी दादी की तरफ ही बोलते थे। मेरा पक्ष कभी उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। बड़ा दुख होता था देखकर तेरे पिताजी के लिए अपना घर बार छोड़कर आई थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी परवाह ही नहीं की। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति बनना भूल गए। माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिता की परछाई हूँ माँ। मेरी केवल चेहरा ही नहीं, मेरा स्वभाव ही उनसे मिलता है। हम दोनों ने हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचा। जो महिला हमारे लिए अपना सब पीछे छोड़ आई, उसकी तो हमारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है। कल तक जिंदगी के किसी मोड़ पर आप ऐसा ही खड़ी थी, आज वहीं आपकी बहू खड़ी है माँ। इतना बोल रमेश की आंखें भर आई और वह घर से निकल गया। कमलेश जी को जैसे सांप सूंघ गया। बेटे ने इतना अच्छी तरह आईना दिखाया कि वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बहू तो कई बार उनके सामने रोती थी, लेकिन उन्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन बेटे के आंसू उनसे देखे नहीं जा रहे थे। दुख भी था कि श्रवण कुमार जैसा बेटा आज बोल पड़ा, लेकिन साथ ही इस बात की तसल्ली भी थी कि जो भूल उसके पिताजी हमेशा करते रहे, उनके बेटे ने वह भूल समय रहते सुधार ली। कमलेश जी उठी और रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई और बहू के कमरे में गई तो वह रो रही थी। बहू, आज तक जली कटी बातें ही सुनाई है तुझे मैंने। आज पहली बार अपने किए पर पछता रही हूँ। तेरे दिल में जो भी है ना, मुझे चाय पीते पीते कह दे, लेकिन ऐसे दुखी मत रहे मेरे कारण। मेरे बेटे बहू में दूरियां बढ़े, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। आज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार के लिए तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी कमरे में रमेश आया। कमलेश जी बोली, बेटा हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है, चल अब हम दोनों ही उसे मना लेते हैं। रमेश माँ को देखता रह गया। तो क्या गलती सिर्फ बच्चे से होती है? कभी कभी घर के बड़ों से भी हो जाती है। ऐसे में आगे होकर माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है? और तुम दोनों तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आप हम सब मिलजुल कर रहें और छोटी छोटी बातों की वजह से दिलों में और दूरियां ना आए। रचना बोली, ऐसा ही होगा बेटा,
इस घर में सिर्फ खुशियों का वास होगा। गलतफहमियों के बादल अब छट गए हैं। अब सब अच्छा ही होगा। इतना बोल कमलेश जी ने बहू बेटे को गले से लगा लिया। रमेश ने मुस्कुराकर रचना की तरफ देखा तो रचना भी मुस्कुरा दी। जानती थी उसकी सासू माँ में यह बदलाव सिर्फ पतिदेव की वजह से आया है। वह मन ही मन पतिदेव का शुक्रिया कर रही थी। उस दिन के बाद सास बहू में कभी किटपिट नहीं हुई। कमलेश जी को बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वह उसे प्यार से समझाती और बहू ने भी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। रमेश भी काम पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा था। अब वह दफ्तर से घर आता तो घर आकर उसे सुख और शांति की अनुभूति होती। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।